जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। अभी तक आपने देखा कि हमने अकाउस्टिक्स के अंदर अकाउस्टिक्स 01 को कवर किया, जिसके अंदर हमने समझा कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यानी न्यूटन ने क्या फॉर्मुलेशन दी स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने की। अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने देखा कि जो वेलोसिटी थी वो दो फैक्टर पर डिपेंडेंट थी, एक इलास्टिक मॉड्यूलस और एक डेंसिटी। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि उसके अंदर वो 16% का एरर था, यानी कि जो न्यूटन ने वैल्यू कैलकुलेट करी वो आ रही थी 280 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्चुअल वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके लिए हमने लैपलास करेक्शन को देखा और हमने ये समझा कि न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जिसकी बुनियाद पर इतना ज्यादा एरर आ रहा था। तो वो हमने देखा कि वो था एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसको हमने रॉ कहा था। उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमारी वैल्यू जो कि हमें ऑब्टेन हुई थी 333 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑलमोस्ट नियरली इक्वल है 332 मीटर पर सेकंड के। यानी तकरीबन जो वैल्यूज हमें मिली लैपलास करेक्शन के बाद वो बिल्कुल ठीक थी। तो आज हमारा अकाउस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स, व्हाट आर इनकोहेरेंट वेव्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। जी, तो हमारी बात ये हो रही थी कि मानिए कि मेरी ये एक पहली वेव है। अभी जो पहली वेव है इसकी मीन पोजीशन यकीनन यही रही। इसकी मीन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी कि इस मीन पोजीशन से लेकर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस
इस वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये मैंने पहली वेव का एम्पलीट्यूड y1 लिख लिया। ठीक, अच्छा कोई यहां पर बोले कि भाई एम्पलीट्यूड तो हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप y से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखें, a तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम से मुराद फॉर एग्जांपल y तो यहां का भी हो सकता है, यानी y जो है वो यहां का हो सकता है, y यहां का हो सकता है। इस पॉइंट के ऊपर ही मेरा a मेरे y1 के बराबर है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं। यानी जो y होता है वो नेट डिस्टर्बेंस होती है किसी एक इंस्टेंट की, यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया था वेव ने। अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहां पर मेरा y1 और वहां पर मेरा एम्पलीट्यूड बराबर होगा। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ रही हो। तो मानिए कि मेरे पास एक ये वेव है, ठीक, जिसकी जो नेट डिस्टर्बेंस है वो y1 है। इसी के साथ मेरे पास एक और वेव है इस तरीके की, मेरे पास एक और वेव है और इसकी जो नेट डिस्टर्बेंस है वो है y2। इसकी जो डिस्टर्बेंस है वो कितनी है? y2। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब एक जैसी वेव, यानी ये दोनों वेव्स एक जैसी हैं, एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का एम्पलीट्यूड y1 है, एक का एम्पलीट्यूड y2 है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब इस तरीके की वेव्स एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, जब इस तरीके की वेव एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं तो उनकी जो नेट डिस्टर्बेंस होती है वो दोनों डिस्टर्बेंस का वेक्टर सम होती है, वो दोनों डिस्टर्बेंस का वेक्टर सम होती है। अच्छा, ये केस ऐसा है कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इस वाली वेव का क्रस्ट इस वाली वेव के क्रस्ट पर ही है, इस वाले वेव का ट्रफ इस वाली वेव के ट्रफ पर ही है। मैं अभी इसी तरीके के केस की बात कर रहा हूं कि एक का क्रस्ट एक के ट्रफ क्रस्ट पर ही हो और पहली वाली का ट्रफ दूसरी वाली के ट्रफ पर ही हो, यानी सेम फेज के अंदर ही रहे, दोनों का फेज चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हम फेजेस के बारे में भी बात करेंगे कि फेजेस हम किसको कहते हैं, लेकिन अभी आप इस तरीके समझिए कि दो वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं, एक की डिस्टर्बेंस y1 है, एक की डिस्टर्बेंस y2 है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि आप इन दोनों की नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर सम कर देंगे, इन दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का, नेट डिस्टर्बेंस का नहीं, इन दोनों की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस का अगर आप सम कर देंगे तो आपके पास नेट डिस्टर्बेंस निकल कर आ जाएगी। अगर आप दो वेव्स की क्या करें कि एक वेव की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस y1 है, दूसरी वेव्स की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस y2 है, और अगर वो दोनों सेम फेज के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ये बोलिए कि जो नेट डिस्टर्बेंस रहेगी वो कितनी रहेगी? y1 प्लस y2। यानी मैं ये कह सकता हूं फॉर एग्जांपल, अगर ये 10 मीटर का था, 10 मीटर तो बहुत ज्यादा, अगर ये 10 सेंटीमीटर का था और मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर का है, तो मेरे पास जो नेट डिस्टर्बेंस होगी वो होगी 10 प्लस 15, यानी जो नेट डिस्टर्बेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। मैं कह सकता हूं। मेरी बात समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि भाई जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है ना, तो जो नेट डिस्टर्बेंस होती है वो उन दोनों की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस का वेक्टर सम होती है। यानी कि ये दो मेरे पास दो वेव्स थी, एक की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस y1 थी, दूसरे की इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस y2 थी, तो जो नेट डिस्टर्बेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। बोले बात समझ में आती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है कि जब ओवरलैप कर रहे हैं तो एक की डिस्टर्बेंस y1 दूसरे की y2 सम कर दो तो मैं वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, बट ये कब? कि जब दोनों वेव्स एक ही तरह से ट्रेवल कर रही हो, यानी ऐसा ना हो कि, यानी किस केस में ये इस तरीके से ऐड होती हैं कि जब पहले का क्रस्ट क्रस्ट पर ही हो, ट्रफ ट्रफ पर ही हो। बेस पढ़कर आए हो 10 में, तो पता है जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है वो क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्रस्ट पर ही होना चाहिए और ट्रफ ट्रफ पर ही होना चाहिए। तो तुम ये सम कर दो। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं है बल्कि इस तरीके का है, अगर मेरे पास बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो, यानी मैं ये बोलूं कि मेरी पहली वेव के क्रस्ट पर मेरी पहली वेव का ट्रफ हो और फिर से मेरी पहली वेव के क्रस्ट पर मेरी दूसरी वेव के क्रस्ट का ट्रफ आए, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो नेट डिस्टर्बेंस होगी वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी तुम ऐसा कह सकते हो फॉर एग्जांपल, इसकी जो ये डिस्टर्बेंस है, लेट से ये 15 मीटर की, 15 सेंटीमीटर की है, और लेट से कि ये वाली जो डिस्टर्बेंस है ये 10 सेंटीमीटर की है। तो जो नेट डिस्टर्बेंस निकल कर आएगी यहां पर वो आएगी, लेट से कि ये y1 है, ये y2 है, तो नेट डिस्टर्बेंस होगी y2 माइनस y1, यानी y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10, यानी y इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर क्रस्ट क्रस्ट पर ही हो और ट्रफ ट्रफ पर ही हो तो डायरेक्टली ऐड कर दें, लेकिन अगर पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर हो तो फिर डिफरेंस निकालें कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो नेट डिस्टर्बेंस के बराबर होगा। बोले, क्या बात समझ में आ रही है? जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो नेट डिस्टर्बेंस के बराबर होगा जब क्रस्ट ट्रफ पर और ट्रफ क्रस्ट पर एग्जिस्ट कर रहा हो। लेकिन अगर क्रस्ट क्रस्ट पर और ट्रफ ट्रफ पर है, अगर किसी को क्रस्ट और ट्रफ का लॉजिक नहीं पता तो क्रस्ट होता है एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट ऑन अ वेव एंड ट्रफ होता है लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन अ वेव, यानी कि ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, दोनों वेव के ये लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है। तो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट क्रस्ट कहलाते हैं और लोअर मोस्ट पॉइंट आपके ट्रफ कहलाते हैं। तो जब क्रस्ट और क्रस्ट दोनों वेव का एक ही जगह पर हो तो ऐड कर दो, अगर क्रस्ट और ट्रफ एक जगह पर लाई कर रहा हो तो सबट्रैक्ट कर दो। बोलो, बात समझ में आती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं? यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है। इतना ही आसान है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें तो आप ये देखिए कि उनके दरमियान में उनके फेजेस का डिफरेंस तो नहीं। अब पहले हम थोड़ी बात करेंगे फेजेस के बारे में, लेकिन जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लेंगे, आगे चलते हैं। कर लिया कॉपी? पॉज करेंगे, कॉपी कर लें, मिटा दें। चल, तो हमने बोला भाई नेट डिस्टर्बेंस जो है ना वो ये देखा जाएगा कि क्रस्ट क्या क्रस्ट पर ही है और ट्रफ क्या ट्रफ पर ही है। अगर ऐसा है तो फिर तो ऐड कर दो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबट्रैक्ट कर दो। ठीक, चलो सबसे पहले देखो इस चीज को, सुपरपोजिशन को समझने के लिए फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। इंटरफेरेंस को समझने के लिए फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है फेजेस फेजेस ऑस्किलेशन में भी है, हो सकता है तुम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हो। तो हम देखेंगे फेज हम किसको कहते हैं। फेजेस में आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊं तो आप ज्यादा आसानी से समझेंगे। देखो मान लो कि मेरे पास ये एक वेव है, गौर से समझना मेरी बात। मान लो कि मेरे पास ये एक वेव है, ठीक, एक मेरे पास दूसरी वेव है इस तरीके की, ठीक है, एक मेरे पास दूसरी वेव है इस तरीके की। अगर तो आप ये देखो कि मेरी पहली वेव का एक्सट्रीम पॉइंट मेरी दूसरी वेव के एक्सट्रीम पॉइंट पर है, दोनों का जीरो एक ही पॉइंट पर है, दोनों का लोअर मोस्ट पॉइंट एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट से बड़ा एक पॉइंट नहीं, यानी एक लाइन पर है। आप इधर एक लाइन ड्रॉ करो तो एक लाइन पर है, इधर एक लाइन ड्रॉ करो तो एक लाइन पर है, एक लाइन ड्रॉ करो तो एक लाइन पर है। अगर क्रस्ट क्रस्ट पर हो, जीरो जीरो पर हो और ट्रफ ट्रफ पर हो तो ऐसी दो वेव्स कहलाती हैं सेम फेज में। क्या कहलाती हैं? सेम फेज में। और इस सेम फेज को हम कहते हैं इन फेज या फेज इन। ऐसी दो वेव्स को हम क्या कहते हैं? फेज इन। अगर क्रस्ट क्रस्ट पर हो, ट्रफ ट्रफ पर हो, जीरो जीरो पर हो तो हम बोलेंगे ऐसी दो वेव्स फेज इन के स्टेट में, यानी कि इनका एक्सट्रीम पॉइंट साथ आ रहा है, जीरो साथ आ रहा है और लोअर मोस्ट पॉइंट भी साथ आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फेज इन के स्टेट में। लेकिन अगर बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो, कैसा? ये देखिए, अगर बिहेवियर कुछ इस तरीके का देखा जाए कि हम बोलें कि ये हमारी एक वेव थी और ये हमारी दूसरी वेव है, तो हम ये देखेंगे कि जब इसका एक्सट्रीम पॉइंट आता है तो इसका लोअर एक्सट्रीम पॉइंट आता है, फिर जब इस वाली दूसरी वाली वेव का एक्सट्रीम पॉइंट आता है तो मेरी पहली वाली वेव का लोअर एक्सट्रीम पॉइंट आता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब पहली वाली वेव अपने पीक पर होती है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब मेरी पहली वाली वेव 1 पर होती है तो मेरी दूसरी वाली वेव -1 पर होती है, यानी तकरीबन 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी बिल्कुल अपोजिट चल रही है एक दूसरे से। ये तो बोलेंगे बिल्कुल अपोजिट चल रही है। एक जब अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंचता है वो अपने लोअर एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, फिर जब दूसरा वाला अपने एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो पहला वाला अपने लोअर एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। इसी को तो हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल अपोजिट है फेज में एक दूसरे से। सेम फेज में होते तो क्या होता? दोनों अपने एक्सट्रीम पर साथ पहुंच रहे होते हैं। अरे यहां देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मैं ये कह रहा हूं एम्पलीट्यूड तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जब पहला अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है तो दूसरा भी अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है। एम्पलीट्यूड अलग अलग है। यहां पर क्या है, जब ये अपने एक्सट्रीम डिस्टेंस मीन पोजीशन कवर करता है या अपना लोअर एक्सट्रीम पॉइंट कवर करता है, इसको हम कहते हैं ये फेज आउट स्टेट में। किसमें है? फेज आउट स्टेट में है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर के अंदर जाकर एसी करंट पढ़ोगे तो वहां पर तो फेज इन, फेज लैग, फेज लीड सब समझ में आता है वहां पर।
बट यहां पर तुम बस याद रखो ये कितना कितना फेज आउट है, ये है 180 डिग्री का फेज आउट। 180 डिग्री का फेज आउट हमें यहां देखने को मिल रहा है। यानी जब ये अपने एक्सट्रीम पर है, ये अपने लोअर एक्सट्रीम पर, फिर जब ये अपने एक्सट्रीम पर है, ये अपने लोअर एक्सट्रीम पर, दिस इज अ फेज आउट स्टेट। जब दोनों एक जैसे चल रहे थे, दिस इज अ फेज इन स्टेट। क्या बात समझ में आ रही है? देखो कुछ चीजों को समझने के लिए हमें रूट कॉजेस को बनाना पड़ता है, यानी हम कुछ रूट्स बिल्ड करेंगे। तो यहां हम रूट्स बिल्ड कर रहे हैं। जब हम तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाने जाएंगे तो हम तुम्हें इसी के थ्रू तो समझाएंगे, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाने जाएंगे तो इसी के थ्रू तो समझाएंगे। तो इस वजह से तुम्हें ये पहले बता दें। बोलो ठीक है यहां तक की बात? फेज इन स्टेट का मतलब क्या है? क्रस्ट क्रस्ट साथ मिल रहा है, 0 0 साथ मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ साथ मिल रहा है। जबकि फेज आउट स्टेट का मतलब क्या है कि मुझे क्रस्ट पर ट्रफ मिल रहा है और ट्रफ पर क्रस्ट मिल रहा है। फेज आउट स्टेट है। अच्छा देखो मैं तो कह रहा हूं 180 डिग्री फेज आउट हो जाए, जरूरी थोड़ी है 180 डिग्री फेज आउट हो। अरे जरूरी थोड़ी है टोटली अपोजिट हो सकता है पहला वाला 60 डिग्री पीछे चल रहा हो सकता है 90 डिग्री पीछे चल रहा हो सकता है 30 डिग्री पीछे चल रहा हो। तो जरूरी नहीं है 180 डिग्री के फेज आउट टोटली अपोजिट जरूरी थोड़ी है, हो सकता है थोड़ा सा पीछे चल रहा हो। तो जब थोड़ा सा पीछे चलेगा तो मान लो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस था, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस था। यहां पर हम समझेंगे ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझना है, तो हम 180 डिग्री को समझेंगे तो हमारे काम आ जाएगा। मैं भी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप करेंगे जरा इसको। ये हमने फेजेस की बात करी है, समझ रहे हैं? करेंगे इसको जल्दी से। कॉपी कर लिया? समझ में आ गया? मिटा दें? चलो तो हमें समझ में आ गया फेजिंग का मतलब क्या है। फेजिंग का मतलब यह है क्रस्ट पर क्रस्ट लाई करे, ट्रफ पर ट्रफ लाई करे, जीरो पर जीरो लाई करे। फेज आउट का मतलब यह है कि क्रस्ट पर ट्रफ लाई कर जाए और ट्रफ पर क्रस्ट लाई कर जाए। तो हम बोलेंगे ऐसी दो वेव फेज आउट के स्टेट में है। बोलो समझ में आ गया? यहां तक तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो हमने ना इंटरफेरेंस करानी है कोहेरेंट सोर्सेस से। हमने भी आगे जो इंटरफेरेंस समझनी है ना, वो हमने समझनी है कोहेरेंट सोर्सेस से कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होती है। तो पहले जरा ये देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस हम किसको कहते हैं। या हम बोलें कि कोहेरेंट वेव हम किनको बोलेंगे, ये समझ लो। चलो हम बोलेंगे व्हेन टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब दो वेव एक दूसरे के साथ सेम फ्रीक्वेंसी पर हो, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन साथ चल रही, एक्सट्रीम पॉइंट भी चलो कह दो सेम हो, लेकिन फेज डिफरेंस हो बट कांस्टेंट हो। यानी मैं कह दूं कि जो मेरी दूसरी वाली वेव है वो मेरी पहली वाली वेव से 30 डिग्री पीछे चल रही है, हर बार 30 डिग्री पीछे चल रही है, चेंज ही नहीं है। हर बार 90 डिग्री पीछे चल रही है, 60 डिग्री पीछे चल रही है। तो हर वेव जो बनती जाती है वो 60 डिग्री पीछे चल रही है, हर वेव जो नेक्स्ट है वो 60 डिग्री आगे चल रही है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कि भाई आप कह दिया कि जो हमारी दूसरी वाली वेव है वो 60 डिग्री पीछे ही चलेगी और हमारी पहली वाली जो वेव है वो 60 डिग्री आगे ही चलेगी। दिस इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जो चेंज नहीं हो रहा। और अगर फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वेरी करे तो इसको हम कहते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्स या इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेव नंबर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ पर एक दो वेव जा रही हैं, बट दोनों का फेज डिफरेंस है, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, ऐसे कहते हैं कोहेरेंट कहलाएंगे। ये कैसे जा रही है? और एक जो है, एक को हम ऐसे बनाना कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से बनाते हैं कि ये इसका एक्सट्रीम है तो यहाँ पर इसका जीरो होना चाहिए, ये इसका जीरो है तो यहाँ पर इसका एक्सट्रीम होना चाहिए, ये इसका एक्सट्रीम है तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, ये जीरो है तो यहाँ पर एक्सट्रीम होना चाहिए। मैं एक वेव बनाऊं इस तरीके की जो है, मैं एक वेव बना लूं इस तरीके की, फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इसका जो है वो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मेरा इस तरीके से वेव बनेगी। ये देखो मैंने एक वेव जनरेट करी, तो यहां पर देखो क्या पूरी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है? नहीं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तो नहीं है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है।
कि जब इसका एक्सट्रीम आता है तो इसका जीरो आ जाता है, फिर जब इसका जीरो आता है तो इसका एक्सट्रीम आ जाता है, फिर जब इसका जीरो आता है तो इसका एक्सट्रीम आ जाता है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चल रही है कोहेरेंट सोर्सेज, यानी हर बार डिफरेंस कितना है 180 डिग्री का। जब फेज डिफरेंस निकालने कितना आ रहा है 180 डिग्री का। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो आप बोलेंगे सोर्सेज कैसी हैं कोहेरेंट, वेव्स कैसी हैं कोहेरेंट। हमने भी ज्यादातर कोहेरेंट वेव्स को ही समझना है, लेकिन हम कहते हैं कि इनकोहेरेंट है तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, या नॉन कोहेरेंट वेव्स। जब हम कहते हैं कि नॉन कोहेरेंट है तो नॉन कोहेरेंट वेव्स का मतलब है either they have same amplitude, either they have same frequency, same wavelength, but their phase difference vary continuously. Their wave difference vary continuously. अगर वेव डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो वो नॉन कोहेरेंट वेव्स है। और वेव अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है हर बार 90 डिग्री का तो फिर वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। बोले जी बात समझ में आती है, इसमें नॉर्मल वाली बात नहीं है कि बड़ी सिंपल सी, क्योंकि हमने कोहेरेंट सोर्स की इंटरफेरेंस करानी है ना, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोहेरेंट सोर्सेज होती क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। क्या ठीक है यहां तक की बात? कर ले जरा, कॉपी करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्या समझ में आया कि हम कोहेरेंट वेव्स किसको कहते हैं और हम नॉन कोहेरेंट वेव्स किसको कहते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, बट फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, कोहेरेंट। लेकिन फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है कि पहली बार में 60 था, अगली बार में 90 हो गया, फिर 120 हो गया। अगर फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो वो नॉन कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं, और अगर कांस्टेंट तो फिर वो कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जरा ये देखें, कि हमारे पास जब दो वेव्स कोहेरेंट होती हैं और वो इंटरफेयर करती हैं तो क्या होता है, जरा यहां और से देखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स, इंटरफेरेंस थ्रू टू कोहेरेंट वेव्स। अब आपने कुछ बातों को गौर से समझना है, जरा यहां देखें। देखिए यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्ट करेगा। मैं कहता हूं कंसीडर टू वेव्स, टू कोहेरेंट वेव्स सुपर impose on each other, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर समझते हो क्या होता है? यानी एक वेव ऐसी थी दूसरी वेव इसके ऊपर इस तरीके से आ गई, दो वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, सुपर इम्पोज कर दी। तो जो हमने नेट डिस्टर्बेंस की बात की थी ना बिल्कुल स्टार्ट में कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वो सुपर इम्पोज के नहीं है कि जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए तो जो नेट डिस्टर्बेंस होगी वो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस का सम होगी। मुश्किल तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो ये देखेंगे, कह रहे हैं कंसीडर टू कोहेरेंट वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एंड हर एक की जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है इंडिविजुअली y1 और y2। ठीक, तो मैंने कहा लेट से मेरी एक वेव ये है और मैंने कहा लेट से मेरी दूसरी वेव ये है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी गलत बन गई, तो हम क्या बोलेंगे इस तरीके की होती है। ठीक है, जीरो पे जीरो आना चाहिए जो हम बना रहे हैं, जरूरी थोड़ी है। तो मैं कहता हूं इसकी डिस्टर्बेंस जो है वो लेट से y1 है और इसकी डिस्टर्बेंस जो है वो y2 है। तो आपने याद रखना है नेट इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस y का फॉर्मूला होता है कितना, y का फॉर्मूला होता है a sin kx माइनस wt। a क्या है यहां पर? a यहां पर एम्पलीट्यूड है। a क्या है यहां पर? एम्पलीट्यूड है। k क्या है यहां पर? k यहां पर वेव नंबर होता है और k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। k यहां पर ये होता है। ओमेगा सबको पता है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, x यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? सही, दो वेव्स के दरमियान का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको, और t टाइम है। सही,
तो A is equals to amplitude, K is equals to wave number, K is equals to wave number. The formula for K is 2 pi by lambda. ये एक फेज है, यानी आप इसको कहिए यहाँ पर थीटा जो है ना वो kx माइनस WT है, ये फेज ही है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया, इस कैसे फॉर्मुलेशन बनाई, इसकी डेप्थ में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बुक भी आपको नहीं कह रही कि जाओ, वरना इसकी डेरिवेशन भी बहुत छोटी सी, वो भी मुश्किल नहीं है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त काफी है कि आप याद रखें कि kx माइनस WT इज एक्चुअली अ फेज, kx माइनस WT इज एक्चुअली अ फेज। तो यहां पर ये क्या आ रखा है, फेज आ रखा है। बात समझ रहे हैं? अब आपने कुछ बात मेरी गौर से समझ ली। देखिए, मैंने जिन दो वेव्स के बारे में बात करी है वो दोनों वेव्स कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब यह है कि दोनों वेव्स के दरमियान में कुछ वेव्स का, कुछ फेज का डिफरेंस रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा बट कुछ डिफरेंस रहेगा। भाई मेरी पहली वेव जो है वो लेट से a sin kx माइनस WT से आगे जा रही है, ये मेरे वर्टिकल y1 का फॉर्मूला है, a फॉर एम्पलीट्यूड sin kx माइनस WT। यानी तुम ऐसा कह सकते हो, दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू a sin फेज। यहां पर क्या रखना है हमने, यहां पर हमने फेज रखना है, ये फॉर्मूला इस तरीके का है, y इज इक्वल्स टू a sin फेज। तो फेज यहां पर kx माइनस WT। क्या समझ में आती है इतनी बात? इसमें तो मसले वाली बात नहीं है, सही। चलो अब जरा यहां देखेंगे गौर से, ये मेरा फेज था। अब हो क्या रहा है कि मेरी जो दूसरी वाली वेव है, लेट से कि मेरी दूसरी वाली वेव 5 डिग्री पीछे चल रही है, मेरी दूसरी वाली वेव 5 डिग्री पीछे चल रही है, कंसिडर करेंगे इस तरीके से। ये तो ऐसा लग रहा है कि दोनों इन फेज में, लेकिन मैं बोलता हूं लेट, क्योंकि कोहेरेंट है ना, फेज डिफरेंस तो रहेगा। मैंने बोला था कि कोहेरेंट वेव्स में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो लेट कंसिडर दैट सेकंड wave is traveling मैं बोलूं कंसिडर द फर्स्ट वेव traveling 5 डिग्री ahead from second wave। क्या मतलब है? मैं बोलूं कि मेरी जो पहली वेव है ना वो 5 डिग्री आगे चल रही है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो दूसरी वेव है वो 5 डिग्री पीछे चल रही है? अरे भाई, मेरी अगर पहली वेव 5 डिग्री आगे चलेगी तो मेरी दूसरी वेव तो 5 डिग्री पीछे चलेगी ना। अरे पहली वेव का फेज क्या था, kx माइनस WT। फेज ऑफ सेकेंड वेव क्या होगा, फेज ऑफ सेकेंड वेव होगा, देखो पहली वेव का फेज क्या था, kx माइनस WT। अब मेरी जो दूसरी वेव है वो 5 डिग्री पीछे चल रही है, मेरी जो दूसरी वेव है वो 5 डिग्री पीछे चल रही है, तो इसमें से मैं माइनस कराऊंगा 5, क्योंकि ये 5 डिग्री, अरे ये एंगल है ना, जब मैं 5 डिग्री पीछे चलूंगा ये थीटा है। मान लो मैं अगर 60 डिग्री पीछे चल रहा हूं तो मुझे थीटा में से 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 30 डिग्री पीछे चल रहा हूं तो मुझे थीटा में से 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ये थीटा है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये थीटा है ना। अब अगर मैं 5 डिग्री पीछे चलूंगा तो मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। तो मान लो अगर 5 60 डिग्री का होता तो इसमें से मैं 60 डिग्री निकालता। यानी दूसरी वेव के अंदर जो है, दूसरी वेव में, और देखो मैं क्या कह देता हूं, लेट कंसीडर दैट दीस टू वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड। लेट कंसीडर दैट दीस टू वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है मान लो, यानी कि इसका भी एम्पलीट्यूड ए, दूसरी का एम्पलीट्यूड ए। ये तो मैंने तो यहां जो बनाई थी ये डायग्राम मिटा देता है, डायग्राम कुछ गलत सी है, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड के डिफरेंस को इंडिकेट कर रही है, हम तो कह रहे हैं एम्पलीट्यूड सेम। हम तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मेरी पहली वेव इस तरीके की थी और मेरी जो दूसरी वेव है वो यहाँ इसका मैक्सिमम है, यहाँ इसका जीरो है, तो यहाँ इसका पीक आएगा, यहाँ इसका मैक्सिमम है तो यहाँ इसका जीरो आएगा। मैं कहता हूँ कि मेरी पहली वेव थी वो कुछ इस तरीके की है, कुछ एंगल पीछे चल रही है। मान लो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों का सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड जो है दोनों का वो सेम है बट कुछ फेज का डिफरेंस है। ये मेरी पहली वेव मान लो 5 डिग्री आगे चल रही है, ये दूसरी वेव मेरी 5 डिग्री पीछे चल रही है, सही है। तो अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि मान लें कि मेरी जो पहली वाली वेव थी वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, दूसरी वाली वेव भी इसी तरीके से ट्रेवल कर रही है बट कुछ फेज के एंगल के साथ।
बट कुछ फेज के एंगल के साथ, कुछ फेज का डिफरेंस रखा गया है, यानी 60 डिग्री पीछे चल रही है, 30 डिग्री पीछे चल रही है, इस तरीके से। सही। तो मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मैंने आपको लिखा था इस वजह से कि मैं आपको समझा रहा था कि ये मेरी पहली वेव का फेज था, इसमें से 5 डिग्री माइनस कर दिया क्योंकि वो 5 डिग्री पीछे चल रहा था, तो दूसरी वेव का फेज बन गया। तो अगर मैं दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो कितनी होगी, y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस फाइव, यही होगा ना। देखो सब कुछ सेम है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस फाइव, क्योंकि ये 5 डिग्री पीछे चल रही है। बोलो बात समझ में आती है। दो वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, क्योंकि कोहेरेंट है तो फेजेस का डिफरेंस है। कितना फेज का डिफरेंस है, 5 फेज का डिफरेंस है। दूसरी वाली वेव 5 डिग्री पीछे चल रही है, तो हमने इसके एंगल में से 5 माइनस कर। क्या ठीक है, यहां तक की बात, इतनी बात समझ में आती है। करेंगे जरा इसको जल्दी से। बोलो क्या बात ठीक है, यहां तक की समझ में आ गया कि पहली वाली वेव 5 डिग्री आगे चल रही है, दूसरी वाली वेव 5 डिग्री पीछे चल रही है। पॉज करके कॉपी कर लें, इसको मिटा दें। तो हमने तो क्या कराना है, हमने इनको सुपर इंपोज कराना है, ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगी। सुपर इंपोज होने का मतलब क्या है कि इंटरफेयर करेंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये था कि जब ओवरलैप करेंगे तो नेट डिस्टर्बेंस कितनी होगी। तो हम बोलेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, नेट डिस्टर्बेंस इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यही कहता था। सो दैट y इज इक्वल्स टू, y1 इज a sin kx माइनस wt प्लस a sin kx माइनस wt माइनस 5। बोलो यही है। y1 इसके बराबर था, y2 इसके बराबर था। इन दोनों में से अगर a बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, sin kx माइनस wt प्लस sin kx माइनस wt माइनस 5, यही होगा। और उसके बाद यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने नेट डिस्टर्बेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा है जो हम अप्लाई करेंगे, वो है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, विच इज 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2, अल्फा बीटा लिखा हुआ है बुक में, हमें पता है, लेकिन ए बी लिख देते हैं, क्या ज्यादा है। 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2, यानी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन ए। अब ये देखो, ये जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट दिस विल कंसीडर एज ए, और ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस विल कंसीडर एज बी। तो ये साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या करने लगे, हम यहां पर इस फॉर्मूले में जरा अप्लाई तो करें और हम देखें तो हमें क्या मिलता है, 2 cos ए क्या है, के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस बी क्या है, के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस 5 अपॉन 2। बोलो यही होगा, यही है ना, cos ए माइनस बी अपॉन 2 और साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस 5, यहां प्लस आएगा, ठीक है, अपॉन 2। बोलो यही होगा। इधर हमने माइनस कर दिया, इधर हमने प्लस कर दिया। अब जरा माइनस को मल्टीप्लाई कराएं, दिस वैल्यू बिकेम 2 cos के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू टी माइनस माइनस प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी प्लस के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस 5 बाई 2। बोलो यही होगा। इधर प्लस था तो प्लस लाके खोल दिया, इधर माइनस था तो माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया। आगे देखिए क्या हो रहा है, फेजेस का डिफरेंस था, बस हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया और हम इन दोनों को ऐड करने लगे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, होगा ये किधर है, और से देखना। देखो ये प्लस के एक्स में से ये माइनस के एक्स कैंसिल, ये प्लस डब्ल्यू टी से ये माइनस डब्ल्यू टी कैंसिल, तो बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास
कॉस ये वाला 5 और ये अपॉन में 2, तो ये बचेगा 2 कॉस 5/2 इंटू साइन, देखो kx प्लस kx बिकेम, क्या लिख लें, साइन kx प्लस kx, इट्स kx, kx plus kx became 2kx, minus wt became minus wt minus 2wt और प्लस 5/2। अगर मैं इसका एलसीएम ब्रेक करूं, देखो ये हुआ क्या, kx plus kx became 2kx minus wt became minus 2wt, ये प्लस 5/2, इट्स प्लस और माइनस, माइनस 5/2, इट्स माइनस 5/2, ऐसा ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 cos 5/2 इंटू साइन, अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो जब एलसीएम इसको 2 दूंगा तो एक kx बचेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो wt बचेगा और ये आ जाएगा मेरा 5/2। ये मेरा फॉर्मूला बन गया नेट डिस्टरबेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस या 2 कोहेरेंट वेव्स। बोलो बात समझ में आई? मैंने बोला पहले 5 डिग्री वो पीछे चल रहा था, 5 माइनस करा दिया, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि नेट डिस्टरबेंस दो डिस्टरबेंस का सम होती है, सम किया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, कैंसिलेशन की, नेट डिस्टरबेंस का फॉर्मूला क्या बना, 2 cos 5/2 इंटू साइन kx माइनस wt बाय माइनस 5/2। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आती है, डेरिवेशन मुश्किल तो नहीं है, करेंगे इसको जल्दी से। क्या समझ में आया कि हमने कैसे कैलकुलेट करी नेट डिस्टरबेंस? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया, बोला पहली वेव 5 डिग्री आगे चल रही है, दूसरी वेव 5 डिग्री पीछे चल रही है, वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेट किया, फॉर्म लगाया और हमें आंसर मिल गया। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। मिटा दें, पॉज करके कॉपी कर लो तो ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सोचा था कि साउंड में सर सिर्फ साउंड को मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ के समझ जाएंगे, बट यहां तो क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, सुपरपोजिशन पढ़नी पड़ रही है, नेट डिस्टरबेंस पढ़नी पड़ रही है। अरे अभी तो और मजा आएगा जब हमने क्या पढ़ना है, जब हमने नोड्स और एंटी नोड्स पढ़ने हैं। चलो, तो हमें नेट डिस्टरबेंस का फॉर्मूला क्या मिला? हमें फॉर्मूला मिला ये, y इज इक्वल्स टू a साइन कॉस cos 5/2 इंटू साइन kx माइनस wt माइनस 5/2। अच्छा, एक जो है ना, हमने एक जगह एक लूप होल हमने छोड़ दिया, विच इज 2। जो हमारे पास नेट डिस्टरबेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, y इज इक्वल्स टू 2a साइन kx माइनस wt और y2 का 2a होता है, मतलब इन शॉर्ट हमने से ये लिखा था 2a होता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना अपने पास, 2a होता है, तो यहां पर ये हमारे पास 2a आता है साथ में। ठीक है ना, ये 2a है, जैसे a कॉमन लेते हैं 2a कॉमन लेते हैं, तो 2 नहीं लगाया था हमने बस। तो y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 sin kx माइनस wt माइनस 5/2। सबको वाली फॉर्मेशन समझ में आई? तो ये जो cos 5/2 है, ये cos 5/2 यानी यहां से लेकर ये 2a cos 5/2, ये पूरा एम्पलीट्यूड का पार्ट है, यानी इतना पार्ट जो है ये आपको बताता है कि कितना एम्पलीट्यूड कवर किया है। और जो साइन kx माइनस 5/2 kx माइनस wt माइनस 5/2 है, ये बताता है पोजीशन ऑफ वेव एट टाइम t। किसी भी टाइम t में अगर आप पोजीशन निकालना चाहें तो ये पार्ट पोजीशन कैलकुलेट करता है और ये पार्ट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करता है। तो दो पार्ट हैं, ये एम्पलीट्यूड वाला है और ये पोजीशन वाला है। ये वाला पार्ट पोजीशन कैलकुलेट करता है, ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा होता है। ये k जो होता है ना, k x, ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है, और ये wt जो होता है ये पोजीशन वाला पार्ट होता है। सही, ये kx इंडिकेट करता है पोजीशन वाले को, wt इंडिकेट करता है वेलोसिटी और टाइम वाले पार्ट को, इन शॉर्ट ना। तो ये पोजीशन और ये एम्पलीट्यूड, बात समझ में आ रही है? 2a cos 5/2 एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा पोजीशन वाला पार्ट है, कि किसी भी करंट टाइम t के अंदर हमारी वेव की एग्जैक्ट पोजीशन
क्या है, बोलो ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा ये टू लगा लेना, जहां जहां जो प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं करो, जहां ए कॉमन लिया था बस टू ए लिख दो वहां पर, बाकी तो सेम ही बनेगा और कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब हमने ये समझना है कि भाई हमने ये तो देख लिया कि दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। हमने ये तो देख लिया जब दो वेव्स इंटरफेयर करें तो क्या होता है, भाई हमने बोला ये नेट डिस्टर्बेंस का फॉर्मूला है, समझ में आती है ना बात, ये नेट डिस्टर्बेंस का फॉर्मूला है जब दो वेव्स ने इंटरफेयर किया। बट हम बोलेंगे ये फॉर्मूला किस तरीके का हो जाएगा, जब वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या जब वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो आओ जरा देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे आप कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती क्या है। और समझेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम किसको कहते हैं। व्हेन द crust of one wave fall on the crust of other wave and trough fall on the trough of other wave and the phase difference is the even integral multiple of pi, then the interference is called constructive interference. Then the interference is called constructive interference. क्या कह रहे हैं जरा याद देखेंगे, इसको लिख लेना, टू वाली करेक्शन लाजमी कर लो अपने पास, अभी कर लो फौरन से, हटा दें। जरा यहाँ देखेंगे तो हमने क्या बोला, when the crust of one wave fall on the crust of other wave and the trough fall on the trough of other wave, the phase difference is the even integral multiple of pi, then the interference is called constructive interference। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखो एक वेव तुम्हारे पास ऐसी थी, एक वेव तुम्हारे पास ऐसी थी, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पर, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पर, हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। और फेज डिफरेंस जो रहे, भाई देखो कोहेरेंट सोर्सेज है ना, फेज डिफरेंस तो रहेगा। क्या होती थी कोहेरेंट सोर्सेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्या था कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन कैसा होना चाहिए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। भाई फेज डिफरेंस थीटा है ना, फेज डिफरेंस क्या है, थीटा है ना, थीटा तो हम पाई रेडियंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, ये हम कह रहे हैं कि इवन मल्टीपल्स में रहेगा अगर पाई, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तब जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास, अब मैंने क्या करना था, मैंने एम्पलीट्यूड वाला पार्ट निकालना था ना। जरा यहाँ देखो, यहाँ पर जो मेरा फेज डिफरेंस रहना चाहिए, यानी जो मेरा फाई रहना चाहिए, फाई ही मेरा फेज डिफरेंस है ना, फाई ही मेरा क्या है फेज डिफरेंस। तो मेरा जो फेज डिफरेंस रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन n पाई तक। n कोई भी इवन नंबर हो सकता है, n कोई भी यहां पर इवन नंबर हो सकता है। अगर मैं एम्पलीट्यूड वाले पार्ट को देखूं, एम्पलीट्यूड की बात करूं, वैसे मुझे अभी सिर्फ एम्पलीट्यूड से गर्ज है, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मैंने बोला था इसका जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है वो कितना है ये। अगर मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड को देखूं तो एम्पलीट्यूड मेरा जो है वो है 2a cos phi/2। अगर मैं देखूं ना यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो मेरा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। अब देखो 2 पाई का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर लेके आते हैं और 2 पाई को रखते हैं फेज में, तो देखो ये ऑलरेडी π/2 है ना, तो यहां फाई रखने के लिए ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई कराओ तो फेज वुड बी 0, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। देखो ना यहाँ 2 रख के मुझे 2 को ऐसे भी तो करना है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 तो 0, 2 2 4, 2 4 8 एंड सो ऑन। अच्छा यहां पर मेरा 8 पाई ही आएगा, 6 पाई, ठीक। तो अगर मैं यहां पर रखता हूं, देखो क्या होगा, मैं इसको रखूं ट्वाइस ऑफ a cos 4 pi by 2, which mean that 2 pi मतलब 360 डिग्री, और मैं रखूं cos 360, that would be, remember that cos 360 is 1, cos 360 is
1, यानी इस वाले पूरे पार्ट के लिए मुझे कितनी मिल रही? 1। ये किसके बराबर होगा? ये होगा cos 2 पाई ना भाई, देखो ना 2 से 2 कैंसिल, cos 2 पाई बराबर है 1 के। cos 2 पाई का मतलब कितना होगा? 360 डिग्री। जब ये 1 के बराबर है, जब ये 1 के बराबर है तो cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो ये लिखा क्या जाएगा? ये लिखा जाएगा क्या? तुमको नजर आएगा वहां तक जहां मैं लिखूंगा तो? नहीं नजर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। सही, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरा cos 2 पाई 1 के बराबर हो गया तो मैं यहां y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, ये cos 2 पाई की बजाय मैं रखूं 1 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अरे क्या समझ में आया? वही तो बात हुई जो हमने की थी। हमने क्या बोला था? अरे दो वेव्स हो जिनका अपना नेट एम्पलीट्यूड हो, दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दोगे तो नेट डिस्टर्बेंस बन जाएगी। अब अगर तुम याद करो तो हमने बोला था यहां जो हम दो वेव्स ले रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो जब दोनों का एम्पलीट्यूड ए और ए है तो दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ ए तो बनेगा। और ये देखो इस फॉर्मूले से भी एम्पलीट्यूड यही बन रहा है, ट्वाइस ऑफ। अरे y1 y2 एम्पलीट्यूड होता था, नेट डिस्टर्बेंस क्या थी? y1 प्लस y2। अब अगर दोनों डिस्टर्बेंस अलग अलग रहे तो तुम उनको ऐड करके लिख दो, लेकिन अगर दोनों डिस्टर्बेंस y और y ही हो तो नेट डिस्टर्बेंस ट्वाइस ऑफ y के बराबर होगी ना। अब अगर हम कह रहे हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट डिस्टर्बेंस क्या होगी? दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो, तो ये देखो नेट डिस्टर्बेंस कितनी है? ट्वाइस ऑफ। ये देखो ये हर 4 पाई के भी आएगी, 8 पाई के भी आएगी, आगे तुम और इवन मल्टीपल लगा लो, 6 लगा लो तो 6 टू द 12 पाई। यहां 2 पाई में रखोगे ना, ये ऑलरेडी पाई बाय 2 है, 5 बाय 2 है, तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए तुम्हें एक 2 चाहिए, वो तुम यहां रखोगे ना। इवन मल्टीपल में चाहिए ना, ये किसमें चाहिए? इवन मल्टीपल में चाहिए। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें पता चला कि यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर नेट एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, और अगर अलग अलग हो तो ऐड कर लेना। लेकिन हम तो कोहेरेंट वेव्स की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम होगा, फेज डिफरेंस रहेगा ना कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। तो हमें पता चला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारी नेट डिस्टर्बेंस होती है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, क्योंकि दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, और हमारा फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल रहेगा। बोलो क्या बात समझ में आती है? इसमें कोई मसले वाली बात? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें, अगर ये हो गया तो करेंगे जरा इसको कॉपी जल्दी से। हाँ जी, समझ में आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? मैंने बोला था कि देखो ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, एम्पलीट्यूड वाले पार्ट पे हमारी जो एम्पलीट्यूड को देखना था अभी हमने ना, पोजीशन को तो हम इस पार्ट से निकाल लेते हैं। जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर आ रहा है। सही, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता भी है। मिटाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आई है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कब होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जब क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, जीरो पे जीरो, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल रहेगा पाए का। अगर किसी को ये वाला लॉजिक ना समझ में आया हो, मैंने इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, देखो यहाँ पाई बाय 2 था, अगर मैं समझ लो 2 पाई बाय 2 रखता, दैट विल बिकम 1 पाई एंड दैट वुड बी ऑड मल्टीपल। तो मुझे यहाँ इवन मल्टीपल रखना था, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कराया सबको, 2 टू द 4, 2 4 टू द 8, आगे भी इस तरीके से चलता है। चले जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें। आए जरा इसको बैठा। अच्छा एक चीज और, तो हमने कहना है कि यहां पर जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, यानी जो नई वेव बनेगी हमारी वो कुछ इसका एम्पलीट्यूड इतना था, दोनों का एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ रहेगा ना, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो हमारी मान लो दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो हमारी दोनों वेव इस तरीके से, हमने तो एम्पलीट्यूड सेम ही लिया था। सही, तो जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये वाली जो वेव होगी ना, ये नेट एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रही होगी, नेट एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करेगी ये वाली वेव, और ये तो हमारी दो वेव सेम एम्पलीट्यूड पर ही ट्रेवल कर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? आओ जी जरा देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा। तो हम बोलेंगे destructive interference occurs when crust of one wave fall on the trough
of second wave and the second wave is 180-degree out phase from first wave. Then the interference is destructive interference. Then the interference is destructive interference. Destructive interference occurs when the crest of one wave fall on the trough of second wave. The second wave is 180 out phase from the first wave. Then the interference is destructive interference. आइए देखेंगे, यहां बनाए इसको, क्या बोलेंगे हम इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, जब कोहेरेंट वेव्स इंटरफियर करेंगी तो फॉर्मूला हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हम देख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। ये इस तरीके से है और दूसरी वेव हमारी इस तरीके से होगी, यानी कि इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पर, क्रस्ट ट्रफ पर, क्रस्ट ट्रफ पर। ठीक, ऐसी केसेस में नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ऐसे केसेस में नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, यानी जो नई वेव बनेगी ना वो बिल्कुल 0 एम्पलीट्यूड की होगी, उससे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा। अरे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos phi बाय। यहां याद रखना फेज डिफरेंस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के ऑड मल्टीपल्स, यानी कि क्या हो सकता है? पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन। सही, तो n यहां एंड n पाई तक लिखूं और यहां पर n जो है वो कोई ना कोई क्या रहेगा, n जो है वो यहां पर कोई ना कोई आपके पास ऑड नंबर होगा, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और आपने फिर पुट करना हो, अगर आपने फिर पुट करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, देन 5 वुड बी 2 पाई, 6 पाई और 10 पाई, इस तरीके से एंड सो ऑन। जरा यहां रखेंगे, जब यहां पुट करेंगे y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos 2 पाई बाय 2, देन 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू बिकेम y इज इक्वल टू 2a cos। अच्छा एक मिनट, हमारे पास हमने इसको रखा था 1 पाई, नीड नहीं है, ऐसे ही रख दो, वो तो कैंसिल करने की नीड थी ना। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूं और मैं बोलूं कि ये मेरे पास कितना है, पाई मल्टीपल में पाई बाय 2, तो मुझे ये पता है कि मेरा जो cos पाई बाय 2 होता है वो 0 के बराबर होता है। cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 1, cos 90 0। तो ये मुझे मिला कितना? 0 के बराबर। अब जब मैं यहां 0 रखूंगा, देन वैल्यू बिकेम y टाइम्स y। जब मैं यहां 0 रखूंगा देन वैल्यू बिकेम y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इंटू 0 एंड 2a इंटू 0 बिकेम 0। मैं रख सकता हूं डायरेक्ट ऑड मल्टीपल, पाई रख लो, 3 पाई रख लो, 5 पाई रखा, पाई रखा, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री cos पाई बाय 2 होता है 0 के बराबर। जब यह 0 पुट किया तो नेट एम्पलीट्यूड कितना आया? 0। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नेट एम्पलीट्यूड डबल हो गया था और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नेट एम्पलीट्यूड 0 हो गया। यही तो होता है जब दो वेव्स इंटरफेयर करें, दो साउंड इंटरफेयर करें, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, साउंड बिल्कुल खत्म हो जाए, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो साउंड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। यही तो है ना, जब दो साउंड कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ज्यादा जोर से आवाज सुनाई देगी। जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड घट जाएगा और नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द डिफरेंस इज कि फेज डिफरेंस वहां पर आपने ऑड इवन मल्टीपल्स में रखना है और यहां पर आपने ऑड मल्टीपल्स के अंदर रखना है। जब आप ऑड मल्टीपल्स के अंदर पुट करेंगे देन वैल्यू बिकेम y इज इक्वल टू 0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता चला कि नेट एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डबल हो रहा था। तो होपफुली आपको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझना, कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव समझ में आया होगा, आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में आया होगा,
आपको कोहेरेंट इंटरफेरेंस समझ में आई होगी, कोहेरेंट इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है और कोहेरेंट इंटरफेरेंस से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है। ये बातें आपको होपफुली इस लेक्चर के अंदर समझ में आई होंगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे स्टैंडिंग वेव्स। हम ये समझेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, हम ये देखेंगे नोड्स क्या होती हैं, एंटी नोड्स क्या होती हैं और इनकी फॉर्मुलेशन क्या होती है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।